हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो कंटिन्यूसली और बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो, पास कर रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, जो कि खुद मेरे अंदर एक इतने हम काबिल नहीं होते हैं, अभी तक इतने काबिल नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का साथ है तो इस लेवल तक अपने आप को कर पाते हैं कि तुम्हें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच उन सब चीज़ों के लिए। और फर्स्ट टाइम जो बच्चे इस चैनल के ऊपर आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू रहेगा। देखो, जब चैप्टर की अपने सिलेबस की फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि फर्स्ट बुक के अंदर आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट बुक जिसको आप बोलते हैं, फर्स्ट बुक के अंदर आप चार्ज के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहोगे। जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर अपने किए हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर चार्ज की जो पोजीशन थी वो रेस्ट पे थी और चार्ज रेस्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करता है वो सारा अपने पढ़ा, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है, जब वो चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो क्या क्या अपने इफेक्ट, क्या क्या अपने गुल खिलाएगा, वो देखते हैं, आज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट का मतलब भी आगे बात करते हैं, पर चलो ठीक है, पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड बना है ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रुका होगा या फिर क्या होगा, वो रेस्ट पे होगा, तो उसके रेस्ट पे होने से या उसके मूव करने से जो इफेक्ट क्रिएट हुआ, उस इफेक्ट को आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जब चार्ज रुक जाता है तो आप बोलते हो कि क्या, बल्ब लाइट गई, बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, समझ में आई ये बात? तो उसका बल्ब का ग्लो करना और बल्ब का बंद हो जाना, ये चार्ज के फ्लो की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा था, जिसको आप बोलते हो क्या, कि लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो कर रहा है। समझ गए इस बारे में? तो जब चार्ज रुका होता है, स्टेशनरी होता है, तो वो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे अपन ने पहले भी करके आए हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर। उसके रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लगाता है, दूसरे चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो उसके काफ़ी अपने कॉन्सेप्ट्स किए थे वहाँ पर। आज अपन उसका सेकंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सा? मूविंग के ऊपर। जब चार्ज मूव करता है तो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करता है वो अपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को, देखो यहाँ पर अगर मैं टाइप्स के बारे में भी बताऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी की इसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 2 वर्ड का यूज़ किया है। स्टेशनरी का मतलब आप रेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, और मूविंग। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी एक टाइप बन गई, ठीक है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो ये दूसरी टाइप बन गई। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से, चार्ज से, स्टैटिक का मतलब रेस्ट से। जब चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे होता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने चैप्टर का नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब मोशन में होना, मूव करना किसी चीज़ का, अभी सडनली कोई चीज़ हो रहा सॉरी, तो उस चीज़ को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अपना यहाँ से चैप्टर भी स्टार्ट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। जब चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा, तो वो जो अपने इफेक्ट क्रिएट करेगा, उन इफेक्ट्स को बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो चार्ज की अपन मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज जब मोशन में होता है, देखो अब पहले अपन ने बोला व्हेन चार्ज एट रेस्ट, व्हेन
चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होगा मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, जब चार्ज का मोशन होगा, लेकिन मोशन उसका कैसा होगा, कांस्टेंट मोशन होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब चार्ज मूव करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तीन चीज़ें बनती हैं और आप इन्हीं तीन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जब चार्ज रेस्ट पे, तो रेस्ट पे तो उसने अपने अराउंड क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, जब चार्ज मोशन के अंदर आया, अब मोशन भी कौन सा, अगर उसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक कांस्टेंट मोशन है, तब वो अपने अराउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, जब चार्ज एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ठीक है। थर्ड, जब चार्ज का जो मोशन होता है वो कांस्टेंट ना हो, मतलब फ्लक्चुएशन हो उसके अंदर, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और प्लस EM वेव्स भी बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव्स भी बनाता है। ठीक है, अभी जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं सारा। ठीक है, और भी इसके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर आप पढ़ेंगे, और इसके ऊपर तो कंप्लीट एक चैप्टर बना हुआ है आपका, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर ये आप कहने का मतलब है फर्स्ट बुक के अंदर आप इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव्स के बारे में। समझिए इस बात को। ठीक है, तो आते हैं अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये तो एक जनरल डिस्कशन थी। ठीक है, अब चैप्टर की मेन स्टार्टिंग करते हैं आप। ठीक है, और चैप्टर की मेन स्टार्टिंग होती है कहाँ से, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। आज का जो लेक्चर रहेगा बिल्कुल बेसिक रहेगा, 10th लेवल तक का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप I के साथ। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या आप बोल सकते हो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या डेफिनेशन और भी बोल सकते हो आप इसकी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाय टी, I इज इक्वल टू Q बाय टी। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर, सॉरी कितना चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप क्या करोगे, टाइम को अगर आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसका यहीं से आप ऐसा यूनिट बनाए, तो ऐसा यूनिट क्या चीज़ है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो करंट चार्ज का क्या होता है, कुलाम, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, कुलाम पर सेकंड। और ऑन द नेम ऑफ द ओनर क्या था, एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका ऐसा यूनिट रखा गया, एम्पियर। देखो नाम लिखोगे तो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। ये चीज़ें आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि अगर किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर, नाम के ऊपर आप यूनिट लिखते हो, तो अगर कंप्लीट नेम लिखते हो तो स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं, और जब सिंबल यूज़ किया जाएगा तो कैपिटल A के साथ आप रिप्रेजेंट करोगे। करंट है ना, बोलते हैं ना करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 7 एम्पियर कर रहा है, 10 एम्पियर कर रहा है। तो एम्पियर यूनिट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कुलाम पर सेकंड बहुत कम यूज़ करते हैं। समझ गए इस बात को। अच्छा, अब पूछ रहे आपसे क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 एम्पियर कब होगा, करंट सर्किट में कब फ्लो करेगा, जब 1 एम्पियर तब होगा जब चार्ज कितना हो, 1 कूलम फ्लो कर रहा हो, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। समझिए इस बात को, ठीक है। अब
जिस डिवाइस के साथ इसको करंट को मेजर किया जाता है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। द डिवाइस which is used to measure the electric current, which is used to measure the electric current is known as ammeter। क्या बोलते हैं उसको? एमीटर। ठीक है, एमीटर, एम यहां से लिया है, एम मीटर, मीटर मतलब जो मेजर करेगा मीटर, ठीक है, एमीटर। तो एमीटर जिसका आपने देखा भी होगा अगर आप फिजिक्स लैब में हैं, जिसमें ए लिखा होता है इस वे के अंदर, एमीटर, ठीक है। और सेकंड, अगर सर्किट के अंदर करंट कम फ्लो कर रहा है तो हम एमीटर की जगह वहाँ पर किसका यूज़ कर देते हैं? मिली एमीटर का यूज़ कर देते हैं, मिली का, ठीक है। और या फिर आपने देखा होगा एक माइक्रो एमीटर का भी यूज़ किया जाता है, मिली एमीटर या फिर माइक्रो एमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 1 मिली एमीटर जो होता है, 1 मिली एमीटर इज इक्वल टू 10 टू द रेज़ पर -3 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 टू द रेज़ पर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। और अगर मैं बात करूँ 1 माइक्रो एम्पियर की तो ये रहता है 10 टू द रेज़ पर -6 के इक्वल रहता है, ठीक है। समझ के, नैनो होगा तो 10 टू द रेज़ पर -9 होगा, पीको होगा तो 10 टू द रेज़ पर -12 होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा करंट सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है। अगर कम फ्लो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्किट के अंदर अगर मिली एमीटर लगाना हुआ तो मिली लगा देंगे, नहीं तो माइक्रो लगा देंगे, और भी कम हुआ तो, ठीक है। अच्छा, ये जो एमीटर होता है या फिर मिली एमीटर है या फिर माइक्रो मीटर है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज़ में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। एक बार राइट कर लो ये, फिर इसके ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, देखो कैसे, अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, एक सर्किट के अंदर ये हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक सर्किट हो गया, ये बल्ब लगा दिया, बल्ब के इस तरफ इस वे के अंदर एमीटर लगा दिया, ठीक है, और इधर क्या लगा दिया अपन ने? बैटरी लगा दी, और एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट के अंदर क्या देखो कि मैंने एमीटर को कहाँ लगाया? सीरीज के अंदर लगाया, ठीक है। क्यों लगाया सीरीज के अंदर? क्योंकि इसने मेजर क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, अपने में से पास होने देना है इलेक्ट्रिक करंट को। इस वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ही ये अपने में से सारा करंट पास होने देता है। अब करंट पास होएगा तभी तो वो मेजर करेगा, समझ गए इस बात को? तो इस पॉइंट को लिख लेना आप, क्या? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, connect in series in an electric circuit, in an electric circuit because it has very low resistance। ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी आप आगे करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब वर्ड बने रेसिस्ट से, रेसिस्ट मतलब रोकना, जो किसको रोके? सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। एक प्रॉपर्टी आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वो अपने में से करंट को क्या करेगा? ज़्यादा फ्लो करने देगा, और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तभी तो मेजर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लगा देता, पैरेलल के अंदर लगा देता, तो क्या होता? मान लो इधर से आ रहा है 5 एम्पियर करंट, इधर आ रहा है तो 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, तो 4 एम्पियर इधर चला गया, ठीक है। तो अपने को कितने एम्पियर ये मेज़र करेगा? ये तो 4 एम्पियर वाली रीडिंग ही देगा ना, कंप्लीट करंट थोड़ी ना देगा अपने को। तो इसलिए कंप्लीट करंट मेज़र करने के लिए एक सर्किट के अंदर इसको हमेशा क्या लगा देते हैं? सीरीज़ के अंदर लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की, कि जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए कैसे, दो क्वांटिटीज होती है अपने फिजिक्स के अंदर, है ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी आप क्या बोलते हो? किन की होती है? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, आप उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हो, ठीक है।
सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी किनको बोलते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन ये इतनी डेफिनेशन देना कंप्लीट नहीं है डेफिनेशन ये, ठीक है। अब स्केलर और वेक्टर की मेन डेफिनेशन क्या है? मेन डेफिनेशन, स्केलर और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज दे ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से, वेक्टर क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो एंड दे ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे अपन +1 के अंदर करके आए हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो इन वेक्टर एडिशन को भी ओबे करें उन्हीं को ही आप बोल सकते हो वेक्टर क्वांटिटी। कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना इतना एनफ नहीं है एक वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए। एनफ अपने पास वेक्टर क्वांटिटी कब बनेगी? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो चलो ठीक है ही है, लेकिन वो ओबे भी करे किसको? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, तब जाके वो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट बनती है, ठीक है। और अगर वो वेक्टर होते हुए भी अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करते, वो लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करते हैं, तो उनको फिर स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। समझ में आई ये बात? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की अब बात करें तो अगर मैं कहूँ इस सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो 5 एम्पियर क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और वो फ्लो कैसे करे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर आप इतनी डेफिनेशन देते हो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। समझ में आए? लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। ये किसको ओबे करता है? ये ओबे करता है लॉ ऑफ अलजेब्रा को, ठीक है। तो ये बात को आप लिख भी देते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल हूँ कैसे कि अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है और इस जंक्शन के ऊपर, जंक्शन है ये, इस जंक्शन के ऊपर इस वे से करंट आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से सपोज 2 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ इस जंक्शन से एक वायर ऐसे गई, अब बताओ इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा? तो आप बोलोगे सर 1, 2 और 3 कितना हो गया? 6 एम्पियर करंट इस तरफ जाएगा। अब तो आपने इसको ऐड कैसे किया? तो यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थोड़ी ना यूज़ किया है, आपने लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ कर दिया, डायरेक्ट इनको ऐड कर दिया। और जिनको ऐसे डायरेक्ट ऐड करते हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। समझ में आइए? तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट ओबे द लॉज ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। तो ये बात लिख देते हैं, बिकॉज दे ओबे द लॉज ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। और ये बात लिख भी देता हूँ मैं आपको इन फ्यूचर अगर याद रहे तो क्या, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास, एज वेल एज डायरेक्शन, बट they do not obey laws of vector addition। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आगे से कोई आपसे पूछे कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन नहीं दोगे कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करिए तो वो वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई ये सारी बात, ठीक है। तो राइट कर लीजिए। फिर आते हैं इसकी टाइप के ऊपर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कर लिया राइट? कर दो इरेज। एक एक चीज को बड़े आराम से प्यार से समझाऊंगा आपको, ठीक है। मौसम तो आज जबरदस्त हो रहा है भाई, सुहाना मौसम, बारिश चल रही है बाहर, तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, आपको पढ़ने में आ रहा होगा,
है ना। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आते हैं अब आगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो कई टाइप का मतलब क्या हो गया कि दो टाइप अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक होता है अल्टरनेट करंट, ठीक है। अल्टरनेट करंट जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर एसी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं। और एसी के ऊपर तो कंप्लीट अपना एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी अपन करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इनके ऊपर मैं आता हूं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एसी करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और करंट की डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती रहती है पीरियोडिकली। इसकी डायरेक्शन कैसे, पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। तो इस टाइप के जो करंट को अपन बोलते हैं अल्टरनेट करंट। इंडिया के अपने घर के अंदर जो आता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट ही आता है, एसी आता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। कितनी फ्रीक्वेंसी का? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात करूँ यहाँ तक तो एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। तो 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है वो, तो मतलब 50 टाइम ऑसिलेट इन 1 सेकेंड, मतलब 50 साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 टाइम 1 सेकेंड के अंदर वो अपने 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मतलब 100 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है 1 सेकेंड के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 100 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा इन 1 सेकेंड, ठीक है। पोलैरिटी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली इसमें, ठीक है। और डायरेक्ट करंट जिसमें क्या होता है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ऐसे कांस्टेंट चलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अपनी जितने भी घर के अंदर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे बैटरी होगी, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये डीसी बैटरीज होती हैं, ठीक है। तो आएंगे इनके ऊपर डिटेल के अंदर करेंगे जब आप एसी वाला चैप्टर करेंगे। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर कन्वेंशनल करंट के ऊपर। तो कन्वेंशनल करंट किसको बोला जाता है? देखो एक सर्किट के अंदर जब मैं बात करूँ यहाँ पर इस वे के अंदर आप बैटरी लगाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इस वे के अंदर बैटरी लगा देते हो। आप बोलते हो कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो जो ये करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करेगा एक सर्किट के अंदर वो कन्वेंशनल करंट होता है, ठीक है। कौन सा करंट? द करंट फ्लोज इन द सर्किट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। जैसे ये चल रहा है ना पॉजिटिव, मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वे के अंदर वो फ्लो करेगा पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, इस तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द करंट विच फ्लो इन द सर्किट ड्यू टू किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से। और नेगेटिव चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की तो डायरेक्शन ये थी, इस वे के अंदर चल रहा है ये, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। समझ गए ना। तो इस पॉइंट को आप लिख भी लेते हैं क्या, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक करंट is always opposite to the direction of conventional current, opposite to the direction of conventional current। ठीक है, तो समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे ओम्स लॉ और थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल के अंदर। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।